वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो रिवाइज करने वाले हैं, वो भी हम हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। इसमें पहला पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इसमें हम मैग्नेट्स की जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी फील्ड लाइंस को जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, कि जो कंपास नीडल है वो कैसे डिफ्लेक्ट करता है अगर हम उसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख दें। कंपास नीडल इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास नीडल होती है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह ही होती है। इट गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब कि वो हिल जाती है जब हम उसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाते हैं। इट मीन्स दैट सम हाउ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इसका मतलब कि किसी न किसी तरह जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक मैग्नेट ही मैग्नेट के ऊपर रिपेल या अटैक करता है। जब मैग्नेट वो कंपास नीडल के ऊपर कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसमें हम बात करेंगे बार मैग्नेट की। एक बार मैग्नेट जो होता है वो एक बार शेप का मैग्नेट होता है, बस उसे ही बार मैग्नेट बोलते हैं। इसमें है कि हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं। इसमें पहला जो स्टेप है वो है स्प्रिंकल आयरन फीलिंग्स ऑन द बार मैग्नेट। अगर हम आयरन फीलिंग्स को बार मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो इस पैटर्न में अरेंज कर लेंगे, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नीचे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट के आसपास जो रीजन होता है, जैसे एक सर्कल में है, जैसे ये एक सर्कल है, जैसे इस सर्कल में जो एरिया है उसे हम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसमें अगली चीज़ है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। द लाइंस अलॉन्ग विच आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने का एक और तरीका है वो है कि अगर हम एक कंपास लेंगे इस तरह, जैसे ये कंपास, ये हमने 4 बार बार मैग्नेट के आसपास रखा अलग अलग पोजीशंस में, और इन सभी पोजीशन में हम नॉर्थ पोल की पोजीशन देखेंगे, चेक करेंगे। इसमें देखिए, इसमें नॉर्थ पोल की पोजीशन उस तरफ है, इसमें उस तरफ, इसमें उस तरफ और इसमें इस तरफ। जो ये नॉर्थ पोल की पोजीशन है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे वो नॉर्थ पोल है, अब यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, यानी कि वो बेसिकली नॉर्थ टू साउथ जा रहा है आउट द मैग्नेट। इसलिए जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखो, ये आउटसाइड द मैग्नेट ये है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द ये है साउथ टू नॉर्थ। ये देखो, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये एरो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखो कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। कि जिस डायरेक्शन में जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल है वो अंदर जाता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो कंपास नीडल है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा है, इसलिए हम जो नॉर्थ टू साउथ है वो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मानते हैं, और ये कन्वेंशन है। आप देख सकते हैं कन्वेंशन है एक। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द बार मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। इसे आप ध्यान रखिए। और इसमें दूसरी जो है प्रॉपर्टी वो है फील्ड लाइंस आर मोर एट पोल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोल है, इसमें कितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस है, और जबकि पोल के साइड बहुत कम फील्ड लाइंस हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज कर्व्स। क्लोज कर्व्स जो होते हैं वो बनाती है फील्ड लाइंस। आप देखो, यहाँ से नॉर्थ से एमर्ज होके एस पे मर्ज करती है ये फील्ड लाइंस, और फिर अंदर साउथ टू नॉर्थ भी चली जाती है, मतलब कि ये एक टोटली कर्व बना देती है क्लोज। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी
फोर्थ प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब कि फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस करी नहीं दिखेगी। ये देखिए आपको ये अलग फील्ड लाइन है, ये अलग फील्ड लाइन है, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। इसका रीज़न हम अगले पेज पे देखेंगे कि रीज़न वाई फील्ड लाइंस डोंट क्रॉस ईच अदर। हम इसका रीज़न देखेंगे कि अब ये क्रॉस क्यों नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीट कर गई और इसकी यहाँ पे, तो हम इसे एक कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं। कैसे वो हम जानेंगे कि इफ़ फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स टू साइड्स विच इज़ इम्पॉसिबल। जैसे कि इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्रॉस कर गई, तो अगर इस पॉइंट पे हम कंपास नीडल रखेंगे तो वो इस तरफ भी जाएगी, अरे तो ये दो तरफ पॉइंट तो कर नहीं सकती। जो कंपास नीडल है एक ही तरफ पॉइंट करेगी, इसलिए जो ये इम्पॉसिबल है। हैंस फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये जो डायग्राम है ये रॉन्ग है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर से। पहले हमने एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखा था, अब हम देखेंगे एक टेम्परेरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट का फ्लो है वो है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, तो इसमें जो कंपास नीडल है वो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब है इनकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गई। और एक दूसरे केस में देखिए, इस केस में जो करंट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है और इसमें कंपास नीडल लेफ्ट की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कि इसमें भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे। जैसे स्ट्रेट कंडक्टर होता है कोई भी स्ट्रेट वायर, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर is like many concentric circles whose direction is determined by the right hand thumb rule। जो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है स्ट्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट जा रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी। इसे हम राइट हैंड थंब रूल से याद कर सकते हैं। अब पहले अब राइट हैंड थंब रूल देखते हैं क्या है। ये है कि स्ट्रेच द राइट हैंड थंब एंड फिंगर इन द गिवन डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन में हमारे राइट हैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट करेगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह होगी, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फील्ड लाइंस इस तरह होंगी। ओके, अब देखेंगे करंट है ना सर्कुलर लूप। अब पहले हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट कंडक्टर, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर लूप। लूप जो होता है वो इस तरह से कोई भी सर्कुलर वायर होती है, ये देखो लूप। यहाँ पे भी हमने एक ब्लैक कलर की सर्कुलर लूप ली है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें कैसे प्रोड्यूस होता है। देखेंगे उसमें हम ये जो रिंग्स है ना, जैसे ये रिंग ये रिंग ये रिंग, इन रिंग्स ये जो है वो डिटरमाइन करती है ये जो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है। हम राइट हैंड थंब रूल से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, हम हमारा राइट हैंड ऐसे लेंगे और इसके आसपास घुमाएंगे तो हम देखेंगे जो इसका फील्ड लाइंस है वो किसी इस तरह होंगी। इनके एरो आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से सर्कुलर लूप है उसमें करंट पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो सर्कुलर लूप है ये सिर्फ एक स्मॉल वायर है, उसको घुमा दिया गया है। इसमें हम राइट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये तो राइट हैंड थंब रूल तो स्ट्रेट वायर में होता है, लेकिन इसे भी आप स्ट्रेट वायर समझिए। बस ये स्ट्रेट वायर को हमने फोल्ड कर दिया है, गोल घुमा दिया है। इसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। सोलेनोइड में हम देखेंगे करंट कैसे जाता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहले हम देखेंगे कि सोलेनोइड क्या होता है।
तो ये इस तरह से सोलेनॉइड होता है। जो सोलेनॉइड होता है वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम होता है बार मैग्नेट की तरह। इसमें हम अ कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज अ सोलेनॉइड। कोई भी जो कॉपर वायर होती है अगर हमने बहुत सारे लूप लगा दिए, जैसे कि इसमें मैनी लूप्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इसमें बहुत सारे लूप्स हैं और इन बहुत सारे लूप्स को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। इसका जो सोलेनॉइड है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। और इसमें ध्यान रखिए कि इसका साउथ पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल कौन सा होता है। जिस डायरेक्शन से करंट अंदर जा रहा है वो होता है साउथ पोल। जैसे फॉर एग्जांपल करंट अंदर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो यही साउथ पोल होगा। और बाहर आ रहा है यहाँ से, तो ये होगा नॉर्थ पोल। जिस साइड से जिस पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है सोलेनॉइड के वो होगा साउथ पोल। जैसे कि करंट यहाँ से लेके यहाँ पे अंदर जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे साउथ पोल, और जब यहाँ से बाहर निकल रहा है इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट है कि द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्म। जो सोलेनॉइड के अंदर होती हैं ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं, और पैरेलल का मतलब होता है यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के अंदर सारी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं, मतलब कि किसी जगह पे कम किसी जगह पे ज़्यादा ऐसे नहीं होती, सभी जगह पे इक्वल होती हैं। और दूसरे पेज पे आते हैं। प्लेसिंग एनी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटाइज इट सच अ टेम्परेरी मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम किसी भी आयरन के आर्टिकल को इसके अंदर रख देंगे सोलेनॉइड के अंदर, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसकी तरफ आयरन क्लिपिंग्स, आयरन फीलिंग्स अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। इस तरह से हम कोई भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं और उस मैग्नेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये डेफिनेशन ध्यान रखें। दूसरा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये इसी से रिलेटेड है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जैसे कि ये मैग्नेट है, इसके अंदर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, और इसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इन दिस एक्टिविटी दिस रोड शोज some displacement, it experiences a current force on a current carrying conductor on a magnetic। ये जो रोड है हमने लगाई इनके बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और इसी फोर्स के ऊपर बेस्ड है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इन दिस केस द रोड बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, ये जो रोड है ये करंट कैरिंग कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगी इस एक्सपेरिमेंट में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम हमारा लेफ्ट हैंड लेंगे और उसको कुछ इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। जो हमारा थंब होगा वो पॉइंट करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑन अ कंडक्टर फोर्स, और जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है यानी कि ये फिंगर है ये पॉइंट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, इसका प्रिंसिपल, इसका कैसे काम करती है ये, इसका वर्किंग। इसमें बेसिकली दो नॉर्थ और साउथ पोल्स है, उनके बीच में हमने एक ABCD नाम की रेक्टेंगुलर कोयल लगाई है, और उस कोयल से कनेक्टेड है दो कम्यूलेटर, इनको हम कम्यूलेटर बोलते हैं, और बीच में है एक एक्सल, और इससे कनेक्टेड है ये कुछ ब्रशेस, ये दो ब्रशेस, और जो कनेक्टेड है हमारी एक बैटरी से, और साथ में की भी है। इसकी हम अब वर्किंग देखते हैं। Current enters through the coil ABCD from point A and travels through the magnetic field produced by two magnet placed inside the coil। जो करंट है वो A से लेके B तक जाता है और ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और इसमें जो करंट है वो A to B जाता है, और इसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी फोर्स एक्सपीरियंस की वजह से ये जो कोयल है वो घूमेगी।
by inside the coil. A coil experiences force and make the axle rotate. There are two split rings that act as a commutator which reverse the direction of current in the coil ABCD. Fleming's left hand rule is used to depict the direction of force. Fleming's लेफ्ट, अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दें तो ये जो ए बी है, साइड ए बी, वो जो ए बी साइड है वो एक्सपीरियंस करेगी फोर्स नीचे, और जो सी डी है वो एक्सपीरियंस करेगी फोर्स ऊपर। और इसी तरीके से जो ये पूरी रोड एक्सल घूम जाएगी और हमारी मोटर वर्क करने लग जाएगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। when a conductor moves inside a magnet field, or when magnetic field changes with respect to the conductor, some electric current is induced in the coil. जब भी कोई मैग्नेट होता है वो किसी कोयल के रिस्पेक्ट में अब वो मूव करता रहता है, तो उसके कोयल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है। और करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कोयल। तो अगर हम ये मैग्नेट कोयल के अंदर रोटेट कराएंगे, इसकी हम मोशन में लाएंगे, तो कोयल में आ जाएगा करंट। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें हम राइट हैंड उसकी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और उसकी जो मिडिल फिंगर है वो फिर से पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो उसका थंब है वो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉइंट, और जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। और इसी तरीके से जैसे कि इसमें दो जनरेटर्स होता है। पहला जनरेटर होता है एसी जनरेटर, दूसरा डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इन द कोयल is rotated with some external force with the help of turbine, and some current is induced in the coil whose direction is found out using the Fleming's left hand rule. जो इसमें ये जो कोयल है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स सच एज टर्बाइन से रोटेट की जाती है, और ताकि इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो। और हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगाया है, गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे इसमें आ जाता है करंट, जो डिटेक्ट कर लेता है गैल्वेनोमीटर। इसमें जो करंट है वो ऑल्टरनेट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ए बी सी डी में जाता है, कभी सी डी बी ए में जाता है। ऑल्टरनेट करता रहता है मतलब कि एक डायरेक्शन में नहीं जाता, दोनों डायरेक्शन में चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं एसी करंट। एसी इन एसी जनरेटर करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसमें करंट डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें करंट इस तरफ है, ए की तरफ, जबकि इसमें डी से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक है, और इसमें इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। और मतलब कि कहने का मतलब है कि ये करंट चेंज करता रहता है डायरेक्शन अपनी। डीसी जनरेटर जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपैरेटस। जो डीसी जनरेटर होता है, ये देखो यहाँ पे ये डीसी जनरेटर, इसका जो अपैरेटस है मतलब कि इसमें जो चीज़ें लगाई गई है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर के बेस पे लगाई गई हैं। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे बीच में दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ। इसमें एक रेक्टेंगुलर कोइल है ABCD, बीच में एक एक्सल है। और जब ये कोइल ABCD मूव करती है तब गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट कर लेता है प्रेजेंस, और इसी तरीके से एक जनरेटर काम करता है। अब हम आते हैं AC जनरेटर की एडवांटेजेस पे। AC जनरेटर की एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है एवरी 1/100 सेकेंड। ये डायरेक्शन हमारे इंडिया में डायरेक्शन चेंज करता रहता है 1/100 पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड के 100वें हिस्से में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट लूजिंग मच पावर। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो ट्रांसमिट की जाती है लॉन्ग डिस्टेंस से विदाउट लूजिंग एनी पावर, और ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। अब हम आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में। इसमें बेसिकली हमने एक तो वो डायग्राम याद करना है, वो आप डायग्राम अपनी बुक में से याद कर सकते हैं। उसमें हम ये देखेंगे
कि जो शॉर्ट सर्किट है उसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वो होता है कि अ केस व्हेन करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज एब्रप्टली। जब किसी भी सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उसमें कभी कभी चिंगारियाँ, आग लग जाती है, हमने देखा होगा वायर्स में, रोड के ऊपर, उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इम्प्रॉपरली। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को इम्प्रॉपरली यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हमें, या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। व्हेन वी कनेक्ट मैनी अप्लायंसेज इन द सिंगल सॉकेट। जब हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेज कनेक्ट कर लेते हैं तो वो जो सॉकेट है वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेती है और उसमें आ जाता है शॉर्ट सर्किट। और व्हेन वी कनेक्ट हाई पावर अप्लायंस इन द लो पावर वायर। जब भी हम किसी भी लो पावर सॉकेट में हाई पावर अप्लायंस लगा देते हैं तो उससे भी हम शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें चौथा पॉइंट है वो है व्हेन देयर इज़ एनी फॉल्ट इन लाइव वायर इंसुलेशन। लाइव वायर होती है, उसमें होता है कि जो करंट होता है उसमें उसे जिसमें वायर में होता है उसे हम बोलते हैं लाइव वायर। जब उस लाइव वायर में कोई भी इंसुलेशन में कमी आ जाती है उसे हम बोलते हैं मतलब कि उससे होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। और जब ये तीन चीज़ याद रखिए आप, जो रेड वायर है वो होती है लाइव वायर, जो ब्लू वायर है वो होती है न्यूट्रल वायर, और जो ग्रीन वायर होती है वो होती है अर्थिंग वायर। ये यहाँ पे ये यूज़ करिए कि ये जो ब्लू वायर है, ये गलती से लिख दिया गया, ये ब्लू नहीं होती, ये होती है ब्लैक। ब्लैक वायर होती है न्यूट्रल, ये ब्लू, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ी सी। अब हम इसमें लास्ट पॉइंट है अर्थिंग का। अर्थिंग वायर इज़ वायर विच कनेक्ट्स द अप्लायंस टू द कॉपर प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे अप्लायंस की वो मेटालिक बॉडी भी होती है, और कभी कभार जो चार्जेस है वो उस मेटालिक बॉडी में फ़्लो कर जाते हैं, और जब यूज़र उसे टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना रहती है। इसलिए अर्थिंग वायर इस्तेमाल की जाती है। जो उसकी मेटालिक बॉडी है अर्थिंग वायर, उसको ज़मीन के अंदर कनेक्ट करती है, यानी कि जब भी मेटालिक बॉडी में करंट आएगा तब वो इलेक्ट्रिक यूज़र को नहीं लगेगा, वो नीचे दबी हुई कॉपर प्लेट में चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं अर्थिंग। एंड इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम साइंस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी लाएंगे। क्लास 10th के चैप्टर की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके जो भी क्वेरीज़ है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।